नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल न्यूज। आपके साथ मैं हूं सौरभ जौहरी। इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। हरियाणा में सियासी पारा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच टकराव के साथ वार पलटवार लगातार जारी है। इस बार प्रदेश के बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला के दावे ने हरियाणा की सियासत में मानो नया भूचाल चला दिया। उनका कहना है कि लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में भगदड़ मचेगी और हरियाणा कांग्रेस के नेता कांग्रेस को अलविदा कहकर बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस में गुटबाजी है। रणजीत चौटाला के इस बयान पर भला जवाब तो आना ही था। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने पलटवार किया और कहा कि भगदड़ मची है, पर बीजेपी में कांग्रेस के नेताओं के आने की नहीं, कांग्रेस में बीजेपी के नेताओं के आने की। इसी पर हम करेंगे चर्चा। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं हिसार से डॉक्टर महेश, एसोसिएट एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र कथोरिया हमारे साथ पानीपत से हैं। वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हैं। लेकिन उससे पहले चर्चा को हम आगे बढ़ाएं आप सभी के साथ। लेकिन बताते चले कि रणजीत चौटाला का जो बयान है, वो जो दावा है, वो कई मायने निकालता है। वो यही नहीं रुके, उन्होंने ये तो कहा कि लगातार कांग्रेस में टूट जा रही है। उधर चौधरी बीरेंद्र सिंह पर भी पलटवार कर दिया और कहा कि हरियाणा में बीजेपी जेजेपी गठबंधन वीरेंद्र सिंह के कहने से नहीं टूटेगा, क्योंकि यह गृहमंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा की देखरेख में हुआ। नेताओं का टूटकर दूसरी पार्टी में जाना बीजेपी से कांग्रेस में हो रहा है कि कांग्रेस से बीजेपी में हो रहा है, यह सवाल बड़ा है। हालांकि किसके दावे कितने सच साबित होने वाले हैं, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन मौजूदा राजनीतिक स्थिति वास्तव में क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाएंगे। हरियाणा में बीजेपी जेजेपी की गठबंधन सरकार में निर्दलीय विधायक की हैसियत से बिजली और जेल मंत्री के रूप में अपना राज तिलक करवाने वाले चौधरी रणजीत सिंह ने बड़ा बयान दिया है। सिरसा में रणजीत चौटाला ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के नजदीक आते ही कांग्रेस पार्टी में भगदड़ मच जाएगी। फिर हरियाणा में हाथ का साथ छोड़कर कांग्रेसी नेता फिर कमल का फूल थाम लेंगे। लोकसभा के चुनाव के बाद तकरीबन पहले ऐसा हुआ था। 2014 में विधानसभा में 4 सीटें थी बीजेपी की, और जब लोकसभा की 9 सीटें जीती तो एकदम असर आया, 4 से 47 हो गई। जिस दिन लोकसभा के चुनाव आएंगे उस दिन मेरा ये मानना है 300 से ऊपर सीटें बीजेपी जीतेगी और जीतने के बाद हड़कंप मचेगा। जो आदमी बॉर्डर पर खड़े हैं ना, जो भगदड़ में रहते हैं, वो फिर भाग के आएंगे सारा बीजेपी की तरफ। माहौल ही ऐसा हो जाएगा, कांग्रेस भी छोड़ के बाहर निकलेंगे। मेरा ये मानना है कांग्रेस में जबरदस्त फूट पड़ेगी, फिर कांग्रेस बीजेपी की तरफ भागेगी। अब सोचने की बात यह है कि लोकसभा चुनावों के नजदीक आते ही हरियाणा में बड़े पैमाने पर कांग्रेसी भाजपाई क्यों हो जाएंगे। इस बयान के कोई सियासी मायने भी निकाले जाएं या फिर कमल के फूल को मुरझाने से बचाने के लिए रणजीत चौटाला ने यह बयान दिया है। इस बयान का आधार पूछने पर रणजीत चौटाला कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी हालात बीजेपी के लिए फायदे का सौदा साबित होंगे, या फिर शायद उन्हें ये भी लगता है कि किसी और का जादू चले ना चले, हरियाणा की जनता के सिर पर मोदी का जादू तो सिर चढ़कर बोलेगा। तो उनका और ये मुख्यमंत्री जी का मामला है, उनसे मिले भी, अपना प्रोटेस्ट कह के भी आए, फैसला सीएम साहब करेंगे। मेरा ये मानना है कि गठबंधन जो है वो ऊपर जेजेपी और बीजेपी में हुआ है, और मेरी जो जानकारी है उस दिन नड्डा साहब के साथ बैठ के ये फैसला हुआ, अमित शाह जी के साथ हुआ। ये फैसला उनके लेवल पे होता है, अमित शाह जी, नड्डा साहब, मोदी साहब और मुख्यमंत्री जी के बीच में होता है। मैं नहीं मानता कि वीरेंद्र सिंह जी का, मेरा या किसी और का इसमें रोल रहेगा। हाँ, चाहे पार्टी आपस में कभी भी समझौते टूट सकते हैं, बन सकते हैं, पर मैं नहीं मानता कि वीरेंद्र सिंह जी के इस जवाब में कहीं समझौते टूटे। खैर, जेजेपी से गठबंधन की कसक तो सबसे ज्यादा चौधरी बीरेंद्र सिंह के परिवार में है। अब फिर लोगों के जहन में सवाल ये भी होगा कि लोकसभा और विधानसभा चुनावों में बीजेपी जेजेपी गठबंधन बना रहा तो नफा नुकसान क्या होगा, और अगर गठबंधन टूट गया तो फिर बीजेपी जेजेपी का भविष्य क्या होगा। जितनी चलगी बतेरी है, अब जितना जल्दी पीछा छुड़ा लें तो हमारी पार्टी का कुछ भला हो जाएगा, नहीं तो जो है वो सबके सामने। चलिए, रणजीत चौटाला के इस बयान का जवाब कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिया है। दीपेंद्र बोले कि कहीं ऐसा ना हो लोकसभा चुनाव आते आते भाजपाई ही कांग्रेसी हो जाएं।
क्योंकि भगदड़ तो मची हुई है। 35 पूर्व विधायक कांग्रेस में ज्वाइन हो गए, ज़्यादातर बीजेपी से, जेजेपी से, आम आदमी पार्टी। 35, 90 का हाउस है, तो आप समझें तो 90 के 90 का आंकड़ा भी हम जल्दी छू देंगे, जो इनके बीजेपी के सबके इनको लेके आएंगे। जो काम का आदमी है। कहने का मतलब ये है कि भगदड़ तो जो है मची हुई है और बीजेपी से कांग्रेस में आने के लिए। खैर, चुनावी मौसम है, वार पलटवार तो चलता ही रहेगा। वक्त की रेत तेजी से हाथों से सरक रही है। बस देखना यह है कि किसकी झोली में छेद होगा और नेताओं के साथ वोटों की झोली भरकर कौन ले जाएगा। डॉक्टर महेश कुमार, हरियाणा डेस्क, टोटल न्यूज। बिल्कुल सियासी वार प्रतिवार जारी है। रणजीत चौटाला ने जो सवाल खड़े किए, जो बड़ा दावा किया, उस पर बयान तो आना लाजमी था। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बीजेपी छोड़कर लोग कांग्रेस में आ रहे हैं, 35 का दावा भी ठोक दिया। महेश, खलबली कहां मची है, दल कहां बदले जा रहे हैं, नफा नुकसान की बात भी हम करेंगे, लेकिन दावों में कितना दम? देखिए, दावों के लिहाज से अगर ताजा सूरत हाल का जिक्र करें तो सबसे ज्यादा फायदा यहां पर कांग्रेस पार्टी को होता हुआ नजर आया है। संख्या के लिहाज से ज्यादा लोग जो है अब कांग्रेस पार्टी की तरफ झुकाव उनका देखने को मिला और भारतीय जनता पार्टी से भी अच्छी खासी तादाद में जो नेता हैं, सक्रिय नेता हैं, वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। पूर्व विधायकों की संख्या का जिक्र यहां दीपेंद्र हुड्डा भी करते हुए नजर आए हैं। संख्या के लिहाज से यहां पर जननायक जनता पार्टी भी नए लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन हरियाणा से ज्यादा राजस्थान में इस वक्त दिलचस्पी दुष्यंत चौटाला की नजर आ रही है। पूरी की पूरी जननायक जनता पार्टी का संगठन और खुद डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला राजस्थान विधानसभा चुनाव में अपनी पूरी ताकत लगाए हुए हैं और लगातार खबरें वहां से निकल रही है कि नई नई ज्वाइनिंग राजस्थान में दुष्यंत चौटाला जननायक जनता पार्टी के साथ कर रहे हैं। लेकिन हरियाणा में अगर संख्या का काउंट करने की कोशिश करें, संख्या के लिहाज से कांग्रेस पार्टी इस वक्त फायदे में खड़ी हुई नजर आ रही है। लेकिन दावा यहां पर किया गया है बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला की तरफ से। रणजीत सिंह चौटाला कह रहे हैं कि मोदी का अभी तक कोई भी विकल्प केंद्र के स्तर पर नहीं है और हरियाणा की राजनीति जो है वो केंद्र के साथ चलती है। अगर केंद्र में मोदी नजर आएगा तो हरियाणा का वोटर अपने मूड में बड़ा परिवर्तन करेगा और सीधे सीधे केंद्र के साथ यानी मोदी के साथ चलने का काम करेगा और फिर आप देखिएगा कि हवाओं का रुख पलटता हुआ नजर आएगा। ये भाव जो है वो यहां पर बिजली मंत्री का देखने को मिल रहा है। वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि केंद्र के स्तर पर अगर मोदी का विकल्प नहीं मिला तो हरियाणा के स्तर पर भी फिर भारतीय जनता पार्टी ही लोगों की पहली पसंद बन सकती है। और इसी अनुमान के आधार पर यहां पर बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो फायदा होने वाला है दरअसल भारतीय जनता पार्टी को होने वाला है। बिल्कुल देवेंद्र, महेश जिस तरीके से बता रहे हैं कि केंद्र की सरकार पर भरोसा जताया जा रहा है रणजीत चौटाला के दावे का। कुछ राज्य हमने देखे, पहले हिमाचल देखा और कर्नाटक देखा, जहां पर केंद्र की बड़ी बड़ी रैलियां हुई लेकिन जनता ने कांग्रेस का साथ दिया था। ऐसे में अगर स्थिति वो बनती है तो किस तरह की परिस्थिति बनेगी? क्या बीजेपी को फायदा होगा? जाहिर सी बात है, नुकसान तो होगा। देखिए सौरभ, बिल्कुल पहले तो मैं रंजीत चौटाला के बयान की बात करूंगा। रंजीत चौटाला के बारे में कहा गया है कि एक रिपोर्ट में मैंने खुद पढ़ा कि 27 साल के बाद उनको मौका मिला है दोबारा राजनीति की मुख्य धारा में आने का, मंत्री बनने का। चौधरी देवीलाल के बेटे हैं, ओम प्रकाश चौटाला के छोटे भाई हैं। करीब 3 दशक पहले मंत्री थे जब चौधरी देवीलाल जिंदा थे, क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला उनके बेटे थे। पूरे परिवार का राज होता था। लेकिन जो मौजूदा परिस्थितियां हैं, जिस तरीके से रणजीत चौटाला इंडिपेंडेंट जीते, उन्होंने सबसे पहले अभी पूरे रिजल्ट्स भी नहीं आए थे 2019 के विधानसभा चुनाव के, उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को यह कह दिया कि मैं बीजेपी के साथ हूं, बीजेपी जिस तरीके से चाहे मेरा समर्थन उनके साथ है। सबसे पहले फोन करने वाले बीजेपी को, मुख्यमंत्री को रणजीत चौटाला थे। उनका एक फायदा भी मिला कि बीजेपी ने उनको स्वीकार किया, क्योंकि 40 सीटें आई थी 2019 के विधानसभा चुनाव में। उनको एक अच्छा मंत्रालय दिए गए, ऊर्जा मंत्री और जेल मंत्री हैं और हमेशा बीजेपी की गुड बुक्स में रहना चाहते हैं चौधरी रणजीत चौटाला। आजकल भी जो परिस्थितियां चल रही हैं उनको महफूज और मुफीद जो लग रहा है वो बीजेपी ही लग रही है। तो बीजेपी में अपनी भविष्य की राजनीति देख रहे हैं कि चौटाला परिवार में जो विपक्ष की राजनीति है, बीजेपी में चौधरी देवीलाल के बेटे हैं, उनको भविष्य सुरक्षित लग रहा है कि बीजेपी के साथ रहने में। भले ही अभी 1 साल पड़ा है विधानसभा चुनाव में, तब तक क्या हालात होंगे, परिस्थितियां क्या मोड़ लेंगी, लेकिन फिलहाल गुड बुक्स में बने रहने की उनकी कोशिश है। और एक तरह से
कांग्रेस को हतोत्साहित करने की कोशिश करे, एक तरह मनोबल बढ़ाने और घटाने वाली बात। लेकिन सौरभ, मैं ये भी कहूंगा कि आजकल राजनेता हर रोज बयान देते, चाहे विपक्ष के नेता चौधरी भूपेंद्र हुड्डा है, इन बयानों को पब्लिक के लोग एक दिन जब बयान आते हैं तो उस पर चर्चा होती है, उसके बाद पत्रकार भी भूल जाते हैं क्योंकि दूसरे बयान आते हैं। तो नेताओं के बयानों को कोई सीरियसली नहीं लेता है। अभी तक बीजेपी ताल ठोक रही है कि हैट्रिक लगाएंगे, परिस्थितियां उनके अनुकूल है, तैयारियों में सबसे आगे है बीजेपी, संगठन मजबूत है, मॉनिटरिंग मजबूत है, मैनेजमेंट मजबूत है, तमाम तरह की परिस्थितियां अभी बीजेपी के अनुकूल है। लेकिन जब चुनाव नजदीक आते हैं तो थोड़ा सा परिस्थितियां जो होती हैं वो अपनी शेप लेनी शुरू कर देती हैं। तो बेशक इस बयान के पीछे मानना होगा कि बीजेपी नेताओं का, बीजेपी पार्टी का मनोबल बढ़ाने की कोशिश है और कांग्रेस को हतोत्साहित करने की। हालांकि एक साल तक वो इसी बयान पर टिके रहेंगे, इसी तरह के हालात रहेंगे, ये अभी देखना बाकी है। बिल्कुल वीरेन जी, अब इस पूरे बयान का अगर निष्कर्ष निकाला जाए तो एक तरफ केंद्र पर पूरी तरह से आधारित होकर बात कही जा रही, जिस तरीके से महेश ने भी कही, और देवेंद्र ने बताया कि किस तरीके से बयान को लेकर वो बीजेपी में एक तरीके से अपना गुड फेस बनाना चाहते हैं और साथ ही एक इमेज और मजबूत करने की कोशिश रणजीत चौटाला की तरफ से की जा रही है। अब ऐसे में अगर राजनीतिक स्थिति अभी के देखी जाए और एक साल बाद, क्योंकि विधानसभा चुनाव होंगे, एक साल बाद लोकसभा चुनाव अभी होंगे, आपसे कुछ ही समय बाद किस तरीके की स्थिति में क्या परिवर्तन होगा या फिर क्या देखने को मिलेगा? देखिए, चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी का यह बयान जो है निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को प्रसन्न करने के लिए है। 78 वर्ष के चौधरी रणजीत सिंह चौटाला हो चुके हैं। अब हिसार से वो भारतीय जनता पार्टी की टिकट भी मांग रहे हैं। उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की है कि वहां से चुनाव लड़ने की। देखिए, मजेदार बात यह है कि जब भारतीय जनता पार्टी में वो थे और भारतीय जनता पार्टी उनको हिसार से चुनाव लड़ने के लिए कहती थी तो वो इनकार कर देते थे। उनका ये होता था कि मैं अपने परिवार के बीच में झगड़े में जो है मैं भागीदार नहीं बनना चाहता, मैं परिवार के सामने चुनाव नहीं लड़ना चाहता। तो उस समय हालांकि देखिए स्थिति कुछ भी रही हो, लेकिन पार्टी के प्रति पार्टी का अगर आदेश था तो चौधरी रणजीत सिंह चौटाला उस समय चुनाव से कन्नी काट जाते थे। अब स्थिति कुछ दूसरी है। अब वो हिसार से चुनाव लड़ने के लिए जो है उत्सुक भी हैं, लेकिन उनके जो 78 वर्ष का, हालांकि वो कहते हैं कि चुनाव में जो आयु होती है ये कोई वो मापदंड नहीं है, उसमें आदमी की काबिलियत देखी जाती है, निश्चित रूप से काबिलियत देखी जाती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जो है वो कैसे फैसला करता है, हालांकि उनका अगर हम बयान देखें देखिए बड़े सुलझे हुए राजनीतिक है और बड़ा उनकी अपने ढंग की एक पकड़ है। हालांकि देखिए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का वो विकल्प बन सकते थे पूरे हरियाणा के अंदर। जब 1987 में न्याय युद्ध के बाद जब वो मंत्री भी बने थे, वो उस समय जो है अपने उस समय कृषि मंत्री बने थे और पूरे हरियाणा में उनकी एक धाक थी। लेकिन ओम प्रकाश चौटाला का विकल्प आज तक नहीं बन पाए। वो दल बदलते रहे, बार बार दल बदले उन्होंने, कांग्रेस में भी गए, भारतीय जनता पार्टी में गए और आकर निर्दलीय चुनाव लड़ा। तो उनको बार बार उनको दल बदलना पड़ा, तो वो अपनी पैठ उस ढंग की नहीं बना पाए। हालांकि बड़ी देखिए उनकी अपनी एक छवि है, स्पष्ट छवि है उनकी, लेकिन इसके बावजूद पूरे हरियाणा की राजनीति में उनकी उतनी पकड़ नहीं है। जो उनका ये बयान है ये भारतीय जनता पार्टी को प्रसन्न करने के लिए, वो देखिए वो निर्दलीय है, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं है। वो जो निर्दलीय है, विधायक है, तो वो निर्दलीय ही रहता है, उसका स्तर जो है निर्दलीय रहता है। लेकिन वो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो हाईकमान है उसको प्रसन्न करना चाहते हैं। और उनके बयान का क्या अर्थ लगा, ये दावे प्रतिदावे, ये परस्पर जो है वार उल्ट वार इस तरह के चलते रहते हैं, इसका कोई विशेष महत्व नहीं होता। बिल्कुल ठीक कहा कि लोग इस तरह के जो वक्तव्य होते हैं उनको भूल जाते हैं। और जहां तक कांग्रेस के दीपेंद्र हुड्डा का, उनका भी बयान वैसे ही है। देखिए जब सबकी अपनी महत्वाकांक्षा होती है, जिसकी जहां महत्वाकांक्षा पूरी नहीं होती तो वो दूसरे दल में जाने में, छलांग लगाने में जरा देर नहीं लगाते हैं। तो उनको अपना जहां भी हित नजर आएगा सभी जो नेता है वही जाते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने 2019 के चुनाव से पहले जो है जन आशीर्वाद यात्रा निकाली थी। जगह जगह वहां शक्ति प्रदर्शन का जितने भी टिकटार्थी थे वो एकत्र होते थे, वो अपने टिकट का दावा पेश करते थे और इसका नुकसान भी होता है। देखिए जहां जितने ज्यादा टिकटार्थी होते हैं पार्टी को निश्चित रूप से नुकसान भी होता है, क्योंकि टिकट तो एक को मिलना है, लेकिन सभी लोग जो चाहते हैं टिकट चाहते हैं, जिसको टिकट नहीं मिलती वो दूसरे का अपना दल तलाशता है, जहां उसका हित लगेगा वही होगा। बिल्कुल वीरेन जी, और जाहिर सी बात है कि राजनीति में नफा नुकसान की राजनीति होती है, जहां फायदा देखेगा जो प्रत्याशी वो वहां जाएगा। महेश, अगर कूटनीति की बात की जाए तो कूटनीतिक लिहाज से जिस तरीके से जो गुटबाजी है वो रणदीप सुरजेवाला, शैलजा गुट, हुड्डा गुट किसी से छिपी नहीं है, टकराव की स्थिति, हुड्डा का बयान अभी भी हमने देखा था कुछ दिनों पहले, बयान हाईकमान के बिना जो बयान दिया था उसके बाद तमाम ऐसी बातें हुई थी जो पार्टी के अंदर खाने ये बता रही थी कि कुछ ठीक नहीं है। उधर चौधरी बीरेन सिंह का
बीजेपी की तरफ से मेरी आवाज सुनो रैली करना की आवाज नहीं सुनी जा रही है। दीपेंद्र हुड्डा ने जो बयान दिया कि बीजेपी में टूट होने वाली है, क्या वो इशारा तो नहीं है कि मेरी आवाज सुनो के जरिए कुछ बीजेपी के और दिग्गज नेता खिसक कर इधर कांग्रेस में आ जाएंगे? देखिए, मेरी आवाज सुनो का जिक्र आप कर रहे हैं। अगर कांग्रेस में किसी भी तरह का सेटलमेंट चौधरी बीरेंद्र सिंह का हो जाता तो मेरी आवाज सुनो में यूं खाली हाथ मंच से चौधरी बीरेंद्र सिंह नहीं उतरते। उनका कांग्रेस पार्टी में सेटलमेंट नहीं हो पाया। प्रेशर टैक्टिक्स वो अपना रहे थे, दबाव बढ़ाने की कोशिश अपनी पार्टी पर कर रहे थे, लेकिन पार्टी उनकी आवाज सुनने के लिए तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बृजेंद्र सिंह और उनके पिता चौधरी बीरेंद्र सिंह की आवाज को नहीं सुन रही है और ये स्पष्ट है, इसमें किसी तरह का कोई भी छुपी बात मुझे नजर नहीं आ रही। कोई भी आवाज भारतीय जनता पार्टी उनकी तो नहीं सुन रही। अब जिक्र यहां पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा का कर लेते हैं तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी जो गिनती है वो सामने रख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इतने पूर्व विधायक जो है वो हम भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस पार्टी में ला चुके हैं। हालांकि इसी तरह का माहौल जो है, इससे भी ज्यादा फेवरेबल माहौल हमने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भी देखा है, जब कह सकते हैं कि आधे से ज्यादा जो कांग्रेसी नेता थे वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके थे। अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि इस बार मूवमेंट किसका किस तरफ है, इंपॉर्टेंट ये है कि वोटर क्या मान रहा है, वोटर को क्या लगता है कि कौन सा राजनीतिक दल सत्ता के मुहाने पर खड़ा है और वोटर के उसी मूड को समझकर यहां पर पार्टी बदलने का काम नेताओं की तरफ से होगा। अगर भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस की तरफ झुकाव, कांग्रेस पार्टी में शामिल होने की जो दौड़ है वो अगर देखने को मिलती है तो आप इसे वोटर का वो मूड भी मान सकते हैं। वोटर अगर कांग्रेस पार्टी को पसंद कर रहा है तो यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता अपनी अपनी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी की तरफ शामिल होते नजर आए। और अगर वाइस वर्सा, अगर कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में नेता जाते हुए नजर आए, जो कि अभी तक हाल फिलहाल देखने को तो नहीं मिल रहा, आने वाले दिनों में अगर ऐसा कुछ हो तो वो बेहद दिलचस्प ये पूरा मामला रहेगा। लेकिन फिलहाल जो ट्रेंड देखने को मिल रहा है वो भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस पार्टी की तरफ देखने को मिल रहा है। वही दावा यहां पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से सामने रखा जा रहा है। अब अगर आने वाले दिनों में इस ट्रेंड में कोई परिवर्तन होता है तो उसे आप वोटर के मूड से जोड़ सकते हैं। बिल्कुल देवेंद्र, जिस तरीके से महेश बता रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ रुख है वोटर्स का भी, और साफ तौर पर जो दावा किया जा रहा है 35 पूर्व विधायक कांग्रेस में ज्वाइन करा लिए बीजेपी के दीपेंद्र हुड्डा की तरफ से, ऐसे में जो सियासी हवा की अगर हम बात करें तो आने वाले समय में किस ओर बहेगी? क्योंकि दावा यह भी किया जा रहा है रणजीत चौटाला की तरफ से कि तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाएंगे मनोहर लाल को। ऐसे में कैसे बनाएंगे जब रुख और हवा कांग्रेस में आ रहे हैं, शामिल हो रहे हैं बीजेपी के तमाम पूर्व विधायक? देखिए सौरभ, ये बात तो ठीक है, दीपेंद्र हुड्डा भी चूंकि हरियाणा कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में है, चौथी बार एमपी हैं, तो उनकी बात को वजन दे सकते हैं। क्योंकि आज की स्थिति में देखिए कांग्रेस कमजोर नहीं है, क्योंकि हम लोगों से मिलते हैं, लोगों के मुंह से सुनते हैं कि इस बार तो कांग्रेस आएगी, तो कांग्रेस की दावेदारी मजबूत है। सौरभ, मेरे दिमाग में एक बात और आ रही है, अभी जिस तरीके की भाषा शैली और जिस तरीके के खतरनाक बयान दे रहे हैं चौधरी बीरेंद्र सिंह, सेंटर में मंत्री थे, उनके बेटे अब सांसद हैं हिसार से। चौधरी रणजीत चौटाला ये बयान देकर, जैसा सोनी जी कह रहे हैं कि बीजेपी नेतृत्व को खुश रखना चाहते हैं, उनको बीजेपी की गुड बुक्स में रहना चाहते हैं, वो अपनी इच्छा जाहिर कर चुके कि मेरे को हिसार से अगर लोकसभा का चुनाव लड़ाया जाए तो वो तैयार है, जबकि पहले मना करते थे। हिसार से लोकसभा में कौन है? चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे हैं। चौधरी बीरेंद्र सिंह सेंट्रल कैबिनेट से अपने आप को उन्होंने विथड्रॉ कर लिया, बेटे को आगे कर दिया। कहीं चौधरी रणजीत चौटाला की ये प्लानिंग, ये रणनीति तो नहीं है कि बीजेपी उनको हिसार से चुनाव लड़ा दे, क्योंकि चौधरी बीरेंद्र सिंह खफा है, क्योंकि बीजेपी कभी दबाव नहीं मानती है। तो कहीं रणजीत चौटाला को बीजेपी से हिसार से एमपी का चुनाव लड़ाया जाए और चौधरी बीरेंद्र सिंह, क्योंकि जाट कम्युनिटी का जो नेता है सेंटर की तरफ से, वो कोटा है, और दूसरा अंबाला से रतनलाल कटारिया की डेथ हो चुकी है, वो मंत्री थे। तो हरियाणा से 2 मंत्री अब कम है, जो पिछले कार्यकाल में मोदी जी के रहा है, उसमें अब रणजीत चौटाला का ये हो कि हिसार से पार्टी उनको चुनाव लड़वा दे, जैसे कयास है कि मोदी सरकार रिपीट कर सकती है, दावेदारी मजबूत है। उस स्थिति में अगर हिसार से लोकसभा का चुनाव बीजेपी रणजीत चौटाला को लड़ाती, वो जीत जाते तो वो चौधरी बीरेंद्र सिंह वाली जगह सेंट्रल कैबिनेट में वो पा सकते हैं। शायद उनकी ये प्लानिंग भी हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल देवेंद्र, वीरेंद्र जी एक बड़ी बात और कही है रणजीत चौटाला ने इस बयान के बाद। उन्होंने बयान के दौरान यह भी कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार जीत गई क्योंकि अकाली और कांग्रेस की नाकामी थी, हरियाणा में वो स्थिति नहीं है, यानी कि बीजेपी पूरी तरह से मजबूत है। तो एक तरफ महेश बता रहे हैं कि लगातार कांग्रेस के विधायक लगातार जो मजबूत कर रहे हैं अपनी जमीन को, कांग्रेस के तमाम नेता सांसद ने खुद कहा है
दीपेंद्र हुड्डा ने कि कांग्रेस में शामिल हो रहे बीजेपी के नेता। ऐसे में अगर हरियाणा में वो स्थिति नहीं है तो कांग्रेस मजबूत क्यों नजर आ रही है, दावों में भी और तमाम बातों में भी, जो कि कांग्रेस की तरफ से दावे भी किए जा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के जो दावे हैं वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी सरकार के खिलाफ एक सत्ता विरोधी भावना बनी हुई है। अभी वो लहर नहीं बनी है, अभी वो भावना है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये बात को समझते हैं कि जैसे चुनाव नजदीक आएंगे तो ये जो सत्ता विरोधी भावना है इसको भारतीय जनता पार्टी जो है अपने पक्ष में कर पाएगी। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? देखिए, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी जितने भी सरकारी योजनाओं से जो लोग लाभान्वित हो रहे हैं उनसे नित्य प्रति संवाद कर रहे हैं, उन लोगों से संपर्क साध रहे हैं और अपने पार्टी के नेताओं को निर्देश दे रहे हैं कि वो उन लोगों से संपर्क साधे। तो इस तरह भारतीय जनता पार्टी अपने वोट बैंक को मजबूत करने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस को ये लगता है कि एक माहौल बना हुआ है, उस माहौल का वो लाभ उठा सकती है। कांग्रेस खुद में मजबूत नहीं है, उसको ये लगता है कि जो सत्ता विरोधी लहर आएगी उसका लाभ उसको मिलेगा। तो भारतीय जनता पार्टी का अपने स्तर पर प्रयास है, कांग्रेस का अपने स्तर पर प्रयास है। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, हालांकि देखिए, आम आदमी पार्टी का अगर पंजाब में बनती है और हिमाचल में कांग्रेस सत्ता में आती है तो उसके कई और कारण भी हैं। उसके कारण यहां यह भी है कि आपसी सिर फुटोबल हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हराया, वो स्थिति हरियाणा में भी आएगी। ऐसी बात नहीं है कि हरियाणा में नहीं आएगी, वो स्थिति कांग्रेस में भी आएगी। लेकिन जनता इस बात का अनुभव कर रही है कि अभी समय पड़ा है। लेकिन एक बात निश्चित है कि केंद्र के अंदर आज भी मोदी जी का उस तरह का विकल्प नहीं है। तो इसलिए लोग एक बात तो मानते हैं कि केंद्र में मोदी आएंगे और हरियाणा में परिवर्तन होगा, ये एक आम लोगों की राय है। और इस जो सत्ता विरोधी भावना बनी हुई है इसको भारतीय जनता पार्टी किस हद तक अंकुश लगा पाती है और अपने पक्ष में परिवर्तित कर पाती है, ये उनके प्रयास में हालांकि कमी नहीं है, लेकिन उतने प्रयास में कितना सफल हो पाएंगे ये समय बताएगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है। और लगातार जिस तरीके से अहिरवाल के कद्दावर नेता पूर्व मंत्री जगदीश यादव ने बीजेपी का दामन छोड़ के कांग्रेस का दामन थामा था और हरियाणा के बीजेपी युवा मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष सूरज मान ने भी कांग्रेस का दामन थाम लिया था, तो कहीं ना कहीं स्थिति उस वक्त ऐसी मानी जा रही थी कि बीजेपी को छोटा नहीं थोड़ा बड़ा झटका लगा है। ऐसे में महेश, स्थिति की अगर बात की जाए तो बयानबाजी अपनी जगह है, इन बयानों का जनता पर कितना असर देखने को मिलेगा? देखिए, बयानों से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को अपना परफॉर्मेंस देना है। दरअसल पोर्टल के झंझट में भारतीय जनता पार्टी उलझ गई, चाहे प्रॉपर्टी आईडी का जिक्र हो, चाहे फैमिली आईडी का जिक्र हो। ये दो पोर्टल सिस्टम ऐसे थे, और चाहे कौशल रोजगार के जरिए पोर्टल देने की बात हुई, 3 पोर्टल ऐसे थे जिसके चक्कर में भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है। और अब उस संकट को समाधान तक लाने की कोशिश में भारतीय जनता पार्टी, खुद मुख्यमंत्री अपनी पूरी ताकत यहां पर लगाए हुए हैं। अब पोर्टल सिस्टम फायदे का सौदा बनाने की कोशिश यहां पर तमाम लोगों के लिए की जा रही है। ज्यादा से ज्यादा फायदा दिया जाए पोर्टल को, जो अब तक नुकसान का कारण बने हुए थे वही पोर्टल फायदे का कारण बन जाए, ये कोशिश लगातार चल रही है। और फायदे जनता को दिए जाएंगे। मानकर चलिए कि बारिश फायदे की होने वाली है, जिसकी पेंशन बन सकती है जरूर बनेगी, और अगर उसकी आय ज्यादा भी है तो घटा के पेंशन देने का काम करेंगे। अगर आयुष्मान कार्ड का फायदा अगर वो एज पर है उसे नहीं दिया जा सकता तो एज को घटाकर फायदा उसे पहुंचा दिया जाएगा, क्योंकि चुनावी अग्नि परीक्षा सामने, लोकसभा का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है। जो लोग उम्मीद फायदे की नहीं कर रहे हैं उन्हें भी फायदा पहुंचने वाला है, फायदा मिलने वाला है। और जो कॉल सेंटर्स यहां पर बनाए गए हैं वो दरअसल कनेक्ट सिस्टम मैकेनिज्म है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी का लाभार्थियों का जो जिक्र अभी हमारी बातचीत में आया था, लाभार्थी चाहे आयुष्मान कार्ड के हो, चाहे पेंशन योजना के हो, और चाहे बेरोजगारी से जुड़े जो लोग हैं, बेरोजगारी भत्ता जिन्हें दिया जाना है उनका जिक्र हो, और चाहे यहां पर रोजगार पोर्टल का जिक्र हो। ज्यादा से ज्यादा सरकारी नौकरियां, ज्यादा से ज्यादा पोर्टल के जरिए नौकरियां। अभी तो बारिश होने वाली है, चुनावी मौसम 2024 का है, बहुत ज्यादा फायदा लोगों को इन्हीं पोर्टल से मिलने वाला है। लेकिन वो कब तक मिलेगा ये सबसे बड़ा सवाल है। चुनावी बारिश सिर्फ चुनाव के वक्त हुआ करती है, उसके बाद नहीं। ना तो ये बारिश संभव है और ना ही ये बारिश होने वाली है। लेकिन हाल फिलहाल भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी कोशिश इन्हीं पोर्टल्स के जरिए जनता को फायदा देने की करेगी। और कांग्रेस पार्टी का जो जिक्र यहां पर चल रहा है, कांग्रेस पार्टी के लिए अपनी मेहनत कोई बहुत ज्यादा मायने यहां पर नहीं रखती है। भारतीय जनता पार्टी से, सत्ता से जो नाराजगी लोगों की है, वही फायदा यहां पर कांग्रेस पार्टी को अपने लिए नजर आ रहा है। उन्हें लगता है कि अगर बीजेपी से नाराज हुए हैं तो सीधे कांग्रेस की झोली में आएंगे। ये संभावना यहां पर कांग्रेस पार्टी को नजर आ रही है, और उन्हीं संभावनाओं के चलते यहां कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं के चेहरे खिले हैं। बिल्कुल देवेंद्र, लगातार संभावनाओं पर पूरे राजनीतिक जो समीकरण है वो बन रहे हैं। अब ये संभावनाएं कयास लगाए जा रहे हैं
आने वाले समय में परिस्थितियां बदलेंगी, किस तरीके का समीकरण होगा, यह भी सवाल बना हुआ है। ऐसे में टकराव की स्थिति वार प्रतिवार जारी है, नफा नुकसान किसका होगा ये भी आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बेहद अहम सवाल यह भी है कि जो कांग्रेस की मजबूती की बात कही जा रही है कि कांग्रेस लगातार सरकार को घेरती आ रही है। कांग्रेस ये कह रही है कि बीजेपी ने बहुत से वादे थे जनता से जो किए थे वो पूरे नहीं किए, सरकार में आएंगे तो पूरे करेंगे, चाहे वो 4 डिप्टी सीएम की बात हो, ये तमाम बातें। देखिए सौरभ, पिछले कुछ समय की बात करें, पिछले 2 महीने की बात करें तो भूपेंद्र हुड्डा ने जिस तरीके से जो लोग कांग्रेस छोड़ गए थे 2019 में, 2014 में, लेकिन शायद वो सुखद अनुभव नहीं कर रहे थे। बहुत सारे लोग जो बीजेपी में गए थे वो वापसी कर रहे हैं। पूर्व विधायक है, उनमें कुछ ऐसे लोग थे जो जीतकर अभी भी बीजेपी में है, लेकिन वो संतुष्ट नहीं है। मैं आपको हरियाणा के एक ऐसे नेता की बात बताता हूं जो बीजेपी का विधायक है। बीजेपी का विधायक है, कभी वो इनेलो में था, लेकिन उसने अपने लोगों को ये कहा, यार बीजेपी में विधायक तो है लेकिन मजे वाली बात नहीं। आप मेरे पॉइंट को समझिए बिल्कुल कि हम बीजेपी में विधायक तो है लेकिन मजे वाली बात नहीं। मतलब उनको शायद ये लगता है कि उनकी पूछ नहीं, उनका वजन नहीं माना जाता, उनकी बात नहीं मानी जाती, वो काम नहीं करवा पा रहे। तो पिछले 2 महीने में देखे बहुत सारे लोग जो बिल्कुल देवेंद्र, बिल्कुल समय थोड़ा सा कम है, छोड़ गए थे। बिल्कुल जी, जी। बिल्कुल जो पार्टियां छोड़ गई, मैं ये कह रहा हूं संक्षेप में, जी, जो लोग छोड़ गए थे कांग्रेस की ओर वापसी करें, और जो बीजेपी में बैठे लोग, सरकार, मुख्यमंत्री, सभी लोग कहते हैं कि हमने वो क्रांतिकारी योजनाएं लाई हैं जो किसी सरकार के दिमाग में नहीं थी, किसी ने शुरू नहीं की। लेकिन सवाल ये भी उठता है, अगर योजनाएं अच्छी हैं तो लोगों के चेहरों पर खुशी क्यों नहीं है, लोग संतुष्ट क्यों नहीं है, एंटी इनकम्बेंसी वाला फैक्टर क्यों महसूस किया जा रहा है, ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल। वीरेन जी, लास्ट रिएक्शन। देखिए, कितनी भी चर्चा करें हम सब, जो विधानसभा का चुनाव होगा वो जातीय गणित के आधार पर लड़ा जाएगा, उसके हम जो है इससे इनकार नहीं कर सकते। जातिवाद का बोलबाला पहले भी रहता है, आगे भी रहेगा, 2024 में भी रहेगा। तो ये देखें कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार 20 जाटों को टिकट दी थी और कांग्रेस ने 26 जाटों को टिकट दी थी, तो सबसे ज्यादा टिकट तो जाटों को ही मिलेगी, चाहे मुख्यमंत्री का चेहरा कोई भी हो, किसी भी पार्टी से हो, लेकिन जातीय गणित हमेशा हावी रहेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो लगातार बयानबाजी जारी है हरियाणा में, अभी विधानसभा चुनाव तो दूर है लेकिन लोकसभा चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं अपनी जो जमीन है उससे मजबूत करने की कोशिश लगातार दोनों तरफ से की जा रही है, चाहे बीजेपी की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें। अब इन बयानों पर जनता कितना भरोसा जताती है आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।